तो नमस्कार। राजनीति विज्ञान विषय से संबंधित आज हम फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकारों से संबंधित क्वेश्चनों को एनालिसिस करेंगे। तो उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फंडामेंटल राइट्स हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे प्रत्येक एग्जाम में 1 से लेकर 2 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा एवं सभ्य विश्व के साथ किया गया एक समझौता कहा था? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन। डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने कहा था कि हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया एक समझौता है। आप देख सकते हैं डॉक्टर एस राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने मूल अधिकारों को हमारी भावना के साथ किया गया वादा तथा सभ्य विश्व के साथ की गई संधि कहा था। स्वाभाविक ही था कि उन्हें राज्य के लिए अर्थात कार्यपालिका एवं विधायिका के लिए बाध्यकारी बना दिया गया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने मूल अधिकारों से संबंधित भाग 3 यानी मूल अधिकारों का वर्णन किसमें किया गया है, भाग 3 में किया गया है, को सर्वाधिक आलोचित भाग कहा था। यानी जो फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत जो भाग 3 में मौलिक अधिकार दिए गए हैं उनको सबसे आलोचित कहा था, यानी आलोचना से परिपूर्ण है, ये बी आर अम्बेडकर के द्वारा कहा गया था। भारतीय संविधान में मूल अधिकार भाग 3 में आर्टिकल 12 से 35 तक वर्णित हैं, यानी 12 से 35 तक इनका वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाएगा विधि के समक्ष समता का अधिकार। ये आर्टिकल 14 की बात कर रहा है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। विधि के समक्ष समता का जो अधिकार है वो इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। और लोक नियोजन में अवसर की समानता का संबंध जो है आर्टिकल 16, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है अस्पृश्यता का अंत, एवोल्यूशन टू अनटचबिलिटी की बात आर्टिकल 17 में की गई है। और शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 18, ये रॉन्ग हो जाएगा। शिक्षा का अधिकार जो है आर्टिकल 21 में दिया गया है और ये हमारा फंडामेंटल राइट बन गया है और वर्तमान में राज्य सरकार से राज्य सूची से समवर्ती सूची का विषय बन चुका है, यानी डी इसमें रॉन्ग हो जाएगा। आप देख सकते हैं विधि के समक्ष समता आर्टिकल 14, लोक नियोजन में अवसर की समानता आर्टिकल 16, अस्पृश्यता का अंत आर्टिकल 17, शिक्षा पाने का अधिकार आर्टिकल 21A। ठीक है, शिक्षा पाने का अधिकार जो है आर्टिकल 21A में है। और उपाधियों का अंत, ठीक है, अबोलिशन टू टाइटल, जो उपाधि दी जाती है उपाधियों का अंत का संबंध आर्टिकल 18 से है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? तो देख लेते हैं मूल अधिकार कौन सा नहीं है। वर्तमान में 6 हमारे मूल अधिकार हैं। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार, बिल्कुल राइट हो जाएगा। समान कार्य के लिए समान वेतन, ये भी राइट हो जाएगा। कानून के समक्ष समानता, कानून के समक्ष समानता जो है ये मूल अधिकार नहीं है, ठीक है, उसका सब आर्टिकल है। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी मूल अधिकार है, यानी प्रत्येक नागरिक को चाहे वह स्त्री हो या पुरुष समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान करेगा, ऐसा उल्लेख संविधान के भाग 4 के आर्टिकल 39 घ में किया गया है, जो कि नीति निदेशक सिद्धांतों के अंतर्गत आता है, यानी डीपीएसपी के अंतर्गत आता है। जबकि शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है कानून के समक्ष समता तथा धार्मिक स्वतंत्रता का मूल अधिकार जो है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार क्या है, मूल अधिकार है। हाँ, यहाँ पे जो है कानून के समक्ष समानता आंसर जो है सी दिया है, ठीक है, तो ये डीपीएसपी के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार किससे संबंधित हैं? ठीक है, तो आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं, कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते, प्रधानमंत्री के निर्देशों से निलंबित हो सकते हैं और राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित हो सकते हैं। तो फंडामेंटल राइट्स हमारे कभी भी, जब आर्टिकल 352, ठीक है, आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 356 और आर्टिकल 360 यानी 360, इन 3 सिचुएशन में यानी कंडीशन में समाप्त किए जा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। आप देख सकते हैं मौलिक अधिकार आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। मौलिक अधिकार नागरिकों के लिए मूल अधिकार हैं। भारतीय संविधान में इस बात की व्यवस्था है कि सामान्य परिस्थितियों में नागरिकों को प्रदत्त मूल अधिकारों को छीना नहीं जा सकता।
लेकिन यह संविधान के मूलभूत ढांचे का एक अंग है। मूल अधिकार के छीने जाने पर कोई भी नागरिक आर्टिकल 226 के तहत उच्च न्यायालय और आर्टिकल 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में उपचार पा सकता है और कुछ मूल अधिकारों को आपातकालीन स्थितियों में निलंबित किया जा सकता है। परंतु आर्टिकल 20 और अपराधों की दोष सिद्धि के विषय में संरक्षण से संबंधित है और आर्टिकल 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार यानी जीवन का अधिकार में निहित है। मूल अधिकारों को आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन है हमारा कथन और कारण से संबंधित। सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में समान आधार निर्मित करने के उद्देश्य से राज्य में असमान लोगों के लिए भिन्न व्यवहार कर सकता है और समान लोगों में विधि समान होगी और समान रूप से प्रशासित की जाएगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी ए और आर दोनों सही हैं और ए का सही आर क्या है, स्पष्टीकरण है। आप देख सकते हैं संविधान की उद्देशिका में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का प्रावधान है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की बात की जाती है। तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ठीक है। यहाँ पे 3 न्याय की बात की गई है और इसका तात्पर्य है कि राज्य अक्षम लोगों के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करने के लिए कुछ विशेष प्रावधान कर सकता है और आर्टिकल 15(4) व 16(4) में इसका उल्लेख है। संविधान के अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता का उल्लेख है, किंतु इसका तात्पर्य अक्षरशः और समानता नहीं बल्कि समान स्तर से लोगों के साथ समान व्यवहार करने से है। अगला क्वेश्चन है हमारा अनुच्छेद 21A यानी आर्टिकल 21A सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, यानी आर्टिकल 21A कहता है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के वर्ग को बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। ये आर्टिकल 21 कहता है। तो क्राइटेरिया कितना है, 6 से 14 वर्ष, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं आर्टिकल 21A के तहत 6 से 14 वर्ष की आयु वाले सभी बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने की व्यवस्था की गई है। उल्लेखनीय है कि 86वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट यानी 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित किया गया है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि शिक्षा को कौन से संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकार घोषित किया गया है। तो हो जाएगा 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित 2 कथन दिए गए हैं जिसमें से कथन और कारण से संबंधित क्वेश्चन है, इसे देख लेते हैं। अस्पृश्यता संरचनात्मक हिंसा का सबसे खराब स्वरूप है और अस्पृश्यता के चलन का आधार धार्मिक स्वीकृति है। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा, ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है। क्योंकि अस्पृश्यता के चलन का आधार क्या, धार्मिक स्वीकृति है, बिल्कुल धार्मिक स्वीकृति है, इसीलिए अस्पृश्यता संरचनात्मक हिंसा का सबसे खराब स्वरूप होती है। अस्पृश्यता संरचनात्मक हिंसा का सबसे खराब स्वरूप है क्योंकि अस्पृश्यता के चलन का आधार धार्मिक स्वीकृति है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता के अंत की बात कही गई है, इसलिए ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही स्पष्टीकरण भी है। अगला क्वेश्चन है हमारा कथन और कारण से संबंधित। भारतीय संविधान का आर्टिकल 30 अल्पसंख्यक वर्ग शब्द को परिभाषित करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, भारतीय संविधान का आर्टिकल 30 अनुच्छेद 30 जो है अल्पसंख्यक वर्ग को शब्द को परिभाषित नहीं करता और कारण कह रहा है कि संविधान केवल भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग को मान्यता प्रदान करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन स्पष्टीकरण सही नहीं है क्योंकि भारतीय संविधान का आर्टिकल 30 अल्पसंख्यक वर्ग शब्द को परिभाषित नहीं करता है। ये बिल्कुल राइट है, नहीं करता है, ठीक है। और दूसरी कह रहा है कि संविधान भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग को मान्यता प्रदान करता है। एक में नहीं करने की बात कर रहा है, एक में करता है करने की बात कर रहा है, तो दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट हैं, इसलिए स्टेटमेंट दोनों राइट हो जाएंगे लेकिन एक्सप्लेनेशन दोनों का आपस में मैच नहीं करता है। आप देख सकते हैं भारतीय संविधान के आर्टिकल 30 में शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों को अधिकार दिया गया है, जिसमें आर्टिकल 31 में कहा गया है कि धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थान की स्थापना व प्रशासन का अधिकार होगा। अर्थात संविधान केवल भाषाई या धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग को मान्यता प्रदान करता है, इसलिए कथन और कारण दोनों सही हो जाएंगे और व्याख्या सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है।
अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है पूछा गया है, तो इसे देख लेते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हैबियस कॉर्पस पहला है, बंदी प्रत्यक्षीकरण की बात कर रहा है, तो इसका टू हैव द बॉडी ऑफ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब है सहशरीर प्रस्तुत किया जाए। दूसरा है परमादेश, हम आदेश देते हैं, वी कमांड, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा है प्रतिषेध, प्रतिषेध का मतलब होता है मनाही, यानी ये आपका काम नहीं है, ये इस अथॉरिटी का काम है, आप इस काम को मत कीजिए। टू बी सर्टिफाइड लिखा है, यहाँ पे सर्टिफाई करने की बात नहीं की गई है, इसलिए सी इसमें रॉन्ग हो जाएगा। प्रतिषेध का मतलब होता है मनाही। और अंतिम है डी अधिकार परीक्षा, को वारंटो, को वारंटो का मतलब है वाई बाई वॉट अथॉरिटी, यानी आप किस पद पर किस अधिकार से बैठे हैं, किस अथॉरिटी ने आपको अपॉइंटमेंट किया है, ये किस अधिकार से आप यहाँ बैठे हैं। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ए बी और डी राइट हो जाएगा और सी इसमें रॉन्ग हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, आप इसे देख सकते हैं। अगला है हमारा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता के उन्मूलन की बात कही गई है, तो अस्पृश्यता के अंत की बात या उन्मूलन की बात की गई है आर्टिकल 17 में, सी राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता के उन्मूलन की बात कही गई है। इसके द्वारा आचरण एवं व्यवहार में समानता का प्रावधान किया गया है। यह संविधान में सामाजिक समानता को अंतर्विष्ट करता है। इसके द्वारा अस्पृश्यता को पूर्ण समाप्त करते हुए उसका किसी भी रूप में किया जाने वाला आचरण निषिद्ध किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकारों से संबंधित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि बच्चों के शोषण से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 24, आर्टिकल 24, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है आर्टिकल 23 और 24 से संबंधित है और उसमें बच्चों का जो अधिकार है वो 24 राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं भारतीय संविधान के आर्टिकल 24 बच्चों के शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकारों से संबंधित है और आर्टिकल 24 बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है। इसके अंतर्गत 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी बच्चे को कारखाने में या खानों में या अन्य किसी जोखिम भरे कामों पर नियुक्त नहीं किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के 13वें अनुच्छेद का मुख्य उद्देश्य निम्न में से किसके संबंध में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है। तो किसका 13वां जो आर्टिकल है हमारा ये मौलिक अधिकार, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं डीपीएसपी तो हो नहीं सकता राज्य के नीति निषेध तत्व, और फंडामेंटल मौलिक कर्तव्य की बात कर रहा है, फंडामेंटल ड्यूटी की बात कर रहा है, ये आर्टिकल 51 कॉम में है और तीसरा हमारा मौलिक अधिकार इसमें राइट हो जाएगा। संविधान का आर्टिकल 13 मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियों को शून्य घोषित करता है। संविधान के आर्टिकल 13 के अनुसार राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो भाग 3 यानी फंडामेंटल राइट्स द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को समाप्त या न्यून करता है या कम करता है। इस प्रकार आर्टिकल 13 का उद्देश्य मौलिक अधिकारों के संबंध में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के भाग 3 में दिए गए मूल अधिकारों के विषय में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि कौन सा है, संसद उनमें सामान्यतः संशोधन नहीं कर सकती, वे निरपेक्ष व अमर्यादित है, वे केवल नागरिकों के लिए हैं, वे राज्य नीति निर्देशक तत्वों से पूर्णतः समान हैं। तो इसका राइट हो जाएगा ए, संसद उनमें सामान्यतः संशोधन नहीं कर सकती है। आप देख सकते हैं सामान्यतः संशोधन द्वारा मूल अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता है, इसके संशोधन की प्रक्रिया जटिल है। यह तथ्य संविधान के आर्टिकल 13 से स्पष्ट होता है। मूल अधिकारों व नीति निषेध तत्वों में मूलतः ये अंतर है कि मूल अधिकार न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय होते हैं जबकि नीति निषेध तत्व जो है प्रवर्तनीय नहीं है। इसका मतलब है जब फंडामेंटल राइट्स का आपका वायलेशन होता है आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है, और जब डीपीएसपी के तहत आप इसमें न्यायालय में नहीं जा सकते। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के अध्याय 3 में निम्नलिखित में से कौन वर्णित नहीं है। कौन नहीं है पूछ रहा है, तो तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा, काम पाने का अधिकार राज्य के नीति निषेध तत्वों के अंतर्गत आता है। ठीक है, काम पाने का अधिकार जो है आपका डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी राज्य के नीति निषेध तत्वों के अंतर्गत आता है, इसीलिए इसमें सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी शांतिपूर्ण और निरायुध सम्मेलन का अधिकार मौलिक अधिकार है। भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने का अधिकार या बस जाने का अधिकार भी फंडामेंटल राइट है, और कोई भी वृत्ति उपजीविका व्यापार करने का अधिकार भी फंडामेंटल राइट हो जाएगा। आप देख सकते हैं भारतीय संविधान के भाग 4 आर्टिकल 41 के अंतर्गत कुछ दशाओं में काम पाने का अधिकार नीति निषेध तत्वों में शामिल है।
अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में जैसा निहित है निम्न में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है? तो हो जाएगा आर्थिक समानता। मैंने पहले ही क्वेश्चन में आपको बताया था कि न्याय की बात की है, ठीक है। कानून के समक्ष समानता, सामाजिक समानता और अवसर की समानता की बात की गई है। आर्थिक समानता की बात इसमें नहीं की गई है, इसलिए डी इसका राइट हो जाएगा। आप देख सकते हैं संविधान की प्रस्तावना में आर्थिक न्याय प्रदान करने का उल्लेख है, न कि आर्थिक समानता, ठीक है। आर्थिक न्याय तो मिल सकता है लेकिन आर्थिक समानता की बात नहीं की गई है। भारतीय संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकारों में समता के अधिकार के अंतर्गत विधि के समक्ष समता, सामाजिक चेतना, रोजगार आदि पाने के लिए अवसर की समता का उल्लेख संविधान के आर्टिकल 14 से 18 तक समता के अधिकार के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो आर्टिकल 12 से 35, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अधीन केवल भारत के नागरिकों को ही यह अधिकार प्राप्त हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर विदेशी नागरिक इसमें सम्मिलित नहीं होते हैं, यह है बी। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर विभेद के प्रतिषेध का अधिकार, ये जो है केवल भारत के नागरिकों को ही प्राप्त है, इसमें विदेशी नागरिक सम्मिलित नहीं होते हैं। ये आर्टिकल 15(1) के अंतर्गत आता है। आप देख सकते हैं आर्टिकल 15(1) के अनुसार धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर विभेद के प्रतिषेध का अधिकार केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त है, जबकि शेष अन्य अधिकार भारत में रहने वाले सभी व्यक्तियों को प्राप्त है। संविधान में मुख्य रूप से 6 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है, जिसमें आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30 केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। आर्टिकल 15, 16, 19 और 29 और 30 जो है केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, इसमें विदेशी नागरिक सम्मिलित नहीं होते हैं, और बाकी फंडामेंटल राइट्स जो है दोनों को प्राप्त होते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों में से नहीं है? तो कौन नहीं हो जाएगा? विरोध का अधिकार, यानी समानता का अधिकार राइट हो जाएगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार भी राइट हो जाएगा, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार भी राइट हो जाएगा। समानता का अधिकार 14 से 18 और शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, यानी आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो कौन नहीं है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। विधि के समक्ष समानता जो है ये विदेशी और भारतीय दोनों को प्राप्त है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार यानी जीवन का अधिकार भी दोनों को प्राप्त है, और शोषण के विरुद्ध अधिकार भी दोनों को प्राप्त है, लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार केवल भारतीय व्यक्ति को ही प्राप्त है, ये विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। आप देख सकते हैं वाक स्वतंत्रता एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, इसके अंतर्गत गैर नागरिकों को प्रदत्त मौलिक अधिकार निम्न है। आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित अधिकारों में से कौन से अधिकार भारत में सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं हैं? ठीक है, जो सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है उसका हो जाए भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, और देश भर में स्वतंत्र भ्रमण करने की स्वतंत्रता, और चुनाव लड़ने का अधिकार। ये तीनों अधिकार केवल भारतीयों को प्राप्त हैं, सभी को प्राप्त नहीं है, और विधि के समक्ष समानता सभी को प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? तो भारतीय नागरिकों को जो प्राप्त है कौन सा हो जाएगा? धर्म, प्रजाति, लिंग, जाति, जन्म स्थान के आधार पर विभेद एवं सुरक्षा, ये आर्टिकल 15(1) के अंतर्गत आता है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, यह हैं, तो कौन कौन से हैं? 14 से 18, यानी 14, 15, 16, 17 और 18। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसे देख सकते हैं। भारतीय संविधान में 6 प्रकार के अधिकारों का वर्णन है। पहला है समानता का अधिकार जो 14 से 18 के बीच है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24, और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से 28 हो जाएगा, और संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार आर्टिकल 29 से 30 हो जाएगा। और अगला मोस्ट इंपोर्टेंट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे B.R. अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था, ये आर्टिकल 32 में आता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित है? तो समानता से संबंधित कौन हो जाएगा? सी आर्टिकल 14,
यानी सी राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं भारतीय संविधान के आर्टिकल 14 कानून के समक्ष समानता से संबंधित है। इसमें यह उल्लेख है कि राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को विधि यानी कानून के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सही है? तो कौन हो जाएगा? सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है। बिल्कुल सामाजिक समानता की बात की गई है, इसलिए ये राइट आंसर हो जाएगा। सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत नहीं है, ये रॉन्ग हो जाएगा। देश में सामाजिक समानता पहले से ही विद्यमान थी, ये भी बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा, पहले से विद्यमान नहीं थी। आप देख सकते हैं सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है। नीति निषेध तत्वों में प्रतिष्ठा और अवसर की समता की प्राप्ति के लक्ष्य के अतिरिक्त मूल अधिकारों में अनुच्छेद 15, 16, 17, 18 में उल्लिखित अधिकार सामाजिक समानता से संबंधित हैं। समानता का अधिकार प्रजातंत्र का आधार स्तंभ है। अतः भारतीय संविधान द्वारा सभी व्यक्तियों को कानून के समक्ष समानता, राज्य के अधीन नौकरियों का समान अवसर और सामाजिक समानता प्रदान की गई है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की प्रतिभूति प्रदान करता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अवसर की समानता। ठीक है, राइट टू अपॉर्चुनिटी की बात कर रहा है, तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 16(1) और आर्टिकल 16(2). ठीक है, आर्टिकल 16 क्लॉज 1, आर्टिकल 16 क्लॉज 2 में अवसर की समानता का वर्णन किया गया है। देख सकते हैं यूपीपीसीएस मेंस और प्री में पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, आप इसे देख सकते हैं, भारतीय संविधान के आर्टिकल 16(1) के अनुसार यह उपबंधित किया गया है कि राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों को अवसर की समानता होगी। अर्थात विज्ञप्ति गवर्नमेंट जब निकालती है तो सभी अप्लाई करते हैं, वो क्या है? वो अवसर की समानता ही है। और अगला है आर्टिकल 17 क्लॉज 2 में कहा गया है कि राज्य के अधीन किसी नियोजन या पद के संबंध में केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव या जन्म स्थान या निवास इसमें से किसी आधार पर कोई भी नागरिक अपात्र नहीं होगा। अर्थात जो विज्ञप्ति निकलती है उसमें आपसे आपकी जाति या लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता है, उसमें सभी अप्लाई करते हैं। ये राइट टू अपॉर्चुनिटी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान की प्रस्तावनाओं में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित किस अनुच्छेद या अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने का शक्ति प्राप्त है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 14 और 16। आप देख सकते हैं समाजवाद को आर्टिकल 14 और 16 के साथ मिलाकर पढ़ने से, ठीक है, क्योंकि उसमें 14 में समानता की बात की है 14 में और 16 में अवसर की बात की गई है, तो इन दोनों को मिलाकर पढ़ने से समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार प्राप्त होता है। वर्ष 1976 के 42वें संविधान, ठीक है, 42वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से पहले भी भारत के संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांतों के रूप में समाजवादी लक्षण मौजूद थे। फिर भी समाजवाद शब्द जोड़कर इसे स्पष्ट किया गया और सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार लोकतांत्रिक समाजवाद का उद्देश्य गरीबी, उपेक्षा, बीमारी व अवसर की असमानता को समाप्त करना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 के किस खंड के अंतर्गत पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पीसीएस में इस बार भी आया था, इसलिए यूपी पीसीएस जो है 1991 और 2008 में पूछा गया है और इस बार भी पूछा गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा खंड 4 में। ठीक है, तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 16 के किस खंड में पिछड़े वर्ग का उल्लेख, तो देख सकते हैं अन्य पिछड़े वर्ग ओबीसी के नागरिकों के लिए आरक्षण का प्रावधान आर्टिकल 16 क्लॉज 4 में किया गया है। आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, भारतीय संविधान के आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत के अंतर्गत उपाधियों के अंत का प्रावधान है, इसके बारे में क्या सत्य नहीं है? तो नहीं है बात कर रहा है, तो देख लेते हैं, नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये सत्य नहीं है बोल रहा है, ये राइट है। नागरिक जो है किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा, और अगर उपाधि स्वीकार करनी है तो राष्ट्रपति से परमिशन लेना पड़ता है, उसके बाद ही आप उपाधि स्वीकार कर सकते हैं अदर देश की। और एक व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, राज्य के अधीन लाभ के पद को धारण करते हुए किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा।
ठीक है, इसमें इसमें भी आपको स्वीकृति जरूरी है। और तीसरा है राज्य विद्या या सैनिक विशिष्टता हेतु कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। ये इसमें रॉन्ग हो जाएगा। राज्य जो है विद्या और सैनिक को इसमें छोड़कर जो है टाइटल्स जो है उपाधि नहीं धारण कर सकते हैं। बाकी एजुकेशन और सैनिक से आप कर सकते हैं, क्योंकि आप जब पीएचडी करते हैं तो आपको डॉक्टर की उपाधि मिल जाती है। ठीक है, उसको उपाधि से बाहर रखा गया है, इसलिए सी वाला इसमें रॉन्ग हो जाएगा। आप सेना में आपको प्रमोशन मिलता है, आप नाम के आगे वो यूज करते हैं, इसीलिए सेना और एजुकेशन, ठीक है, इन दोनों को उपाधियों के अंत से बाहर रखा गया है, इसलिए सी वाला इसमें रॉन्ग हो जाएगा। सत्य नहीं है कह रहा है, जबकि ये सत्य है। अगला है आर्टिकल 18 में उपाधियों को अंत करने संबंधी प्रावधान किया गया है, और इस अनुच्छेद में राज्य सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय और कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। अर्थात सेना और विद्या संबंधी सम्मान को प्राप्त करेगा, उसके अलावा जो भी उपाधि हैं वो टाइटल हैं उनको एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, आप इसे रीड कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। तो मौलिक अधिकार कौन नहीं है? असमान परिस्थितियों में समानता का अधिकार। ठीक है, ये इसमें संबंधित नहीं है। बाकी नैसर्गिक न्याय का अधिकार, जीवन का अधिकार और गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार, ये तीनों फंडामेंटल राइट्स हैं, और डी वाला इसमें रॉन्ग हो जाएगा। आप देख सकते हैं, असमान परिस्थितियों में समानता का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, बल्कि समान परिस्थितियों में समानता का अधिकार मौलिक अधिकार है। ठीक है, इसलिए असमान परिस्थितियों में कह रहा है, ये रॉन्ग हो जाएगा। अगला है, भारतीय संविधान के अंतर्गत समता के अधिकार को एक मूल अधिकार माना गया है, इसके अंतर्गत समाहित है। तो इसमें सभी राइट हो जाएंगे। विधि के समक्ष समानता और विधि के समान संरक्षण प्राप्त है। सार्वजनिक जीवन में किसी भी प्रकार के भेदभाव के आचरण का निषेध किया गया है, और शिक्षण संस्थाओं तथा सरकारी पदों पर समाज के दुर्बल या कमजोर वर्गों के लिए स्थानों और पदों का आरक्षण दिया गया है। इसलिए ए, बी, सी तीनों राइट हो जाएंगे, डी इसका उपयुक्त सभी आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं, इसे एक्सप्लेनेशन रीड कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से किस प्रकार की समानता को भारतीय संविधान निर्माताओं द्वारा आर्टिकल 17 और आर्टिकल 18 के द्वारा प्राप्त करने का प्रयास किया गया है। तो कौन सी है? सामाजिक समानता। ठीक है, 17 और 18 में सामाजिक समानता को प्राप्त करने का प्रयास किया गया है। आप देख सकते हैं, संविधान निर्माताओं द्वारा आर्टिकल 17 और 18 द्वारा सामाजिक समानता प्राप्त करने का प्रयास किया गया है। यानी ऊंच नीच की भावना, उपाधियां कहीं न कहीं श्रेष्ठता के पदक्रम पर आधारित होती हैं, जो कि सामाजिक असमानता को प्रकट करती हैं। इसीलिए आर्टिकल 17 में वर्णित अस्पृश्यता का अंत करने के लिए भारतीय संसद ने अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 को पारित कर दिया, जिसे बाद में 1976 में संशोधन कर नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम की संज्ञा दी गई। संविधान के आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत करने की बात कही गई है। अगला क्वेश्चन हमारा, संविधान का आर्टिकल 14 कानून के समान संरक्षण के विषय में है, जिसका तात्पर्य है। तो इसका तात्पर्य हो जाएगा किसी को स्वैच्छिक रूप से जीवन से वंचित न करना, ये इसका संबंध नहीं है। ठीक है, पहला इसमें रॉन्ग हो जाएगा। तो दूसरा है, न्यायपालिका तक पहुंचने का समान अधिकार, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कानून के समान संरक्षण का मतलब है न्यायालय पहुंचने का सभी को समान अधिकार है, और समान अपराध के लिए भिन्न अथवा उच्च दंड न दिया जाए। यानी समान अपराध, ठीक है, ऊंच नीच में किसी व्यक्ति के द्वारा समान अपराध किया गया है तो उसमें दंड भी समान होना चाहिए। यानी कि दंड अलग व्यक्ति के लिए अलग और अलग व्यक्ति के लिए अलग नहीं होना चाहिए। और कानून के समक्ष जाति अथवा वर्ग विशेष के व्यक्तियों का समान होगा। कानून के समक्ष जाति अथवा वर्ग विशेष के व्यक्तियों का समान होगा। और कानून के समक्ष जो हैं सभी व्यक्ति क्या हैं? जाति, धर्म, वंश, लिंग के आधार पर क्या हैं? सभी समान हैं। आप इसे रीड कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, वो कौन कौन से हैं? तो हो जाएगा 19, 20, 21 और 22, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं, भारत के संविधान के आर्टिकल 19 से 22 में स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन किया गया है, जिसमें आर्टिकल 19 वाक स्वतंत्रता एवं आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण प्रदान करता है, और आर्टिकल 20 अपराधों के दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है आपको। यानी अपराधों के संबंध में, ठीक है, आप कोई अपराध किया है या नहीं किया है उसके संबंध में आपको संरक्षण देता है। और आर्टिकल 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, ये आपके जीवन के अधिकार से संबंधित है, मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है। और अगला है आर्टिकल 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण।
ये इससे हो जाएगा। अगला है हमारा, भारतीय संविधान में सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग की उन्नति और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए विशेष प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आर्टिकल 15 राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं भारतीय संविधान के आर्टिकल 15 के खंड 4 में उपबंधित है कि अनुच्छेद 29 के खंड 2 में कोई बात राज्य को सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों को किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी, ये उसमें कहा गया है। और आर्टिकल 16 क्लॉज 4 में भी कहा गया है कि पिछड़े वर्ग या अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वर्गों की उन्नति व प्रतिनिधित्व बढ़ाने हेतु सरकार को नियुक्ति व पदों के आरक्षण के उपबंध बनाने की शक्ति दी गई है। आप इसे नोट डाउन कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल 15 क्लॉज 4 और आर्टिकल 16 क्लॉज 4 मोस्ट इंपोर्टेंट, पीसीएस में पूछा जाता है, हमेशा पूछा जा रहा है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद से प्रदत्त है? तो किससे हो जाएगा? आर्टिकल 22, दोष सिद्धि के संबंध में अपराधों का लिए संरक्षण की व्यवस्था आर्टिकल 22 में की गई है। इसलिए बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किसमें होती है? आर्टिकल 22 के अंतर्गत होती है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं संविधान के आर्टिकल 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान किया गया है। किसी व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया है, ऐसी गिरफ्तारी के कारणों से यथाशीघ्र अवगत कराए बिना अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रखा जाएगा। यानी अपनी रुचि के विधि व्यवसायी से परामर्श करने और प्रतिरक्षा कराने के अधिकार से वंचित नहीं रखा जा सकता है। यानी आपको कोई अपराध कर दिया आपने, ठीक है, पुलिस आई आपको अरेस्ट करने, तो पुलिस आपको अपने पसंद का वकील चुनने का अधिकार दे सकती है ताकि वो आपका केस हैंडल कर सके, आपको 24 घंटे के अंदर न्यायालय के समक्ष पेश कर सके। अगला क्वेश्चन है अगर हमारा, निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार आर्टिकल 19(1) क्लॉज 1 डी को आर्टिकल 21 से मिलाकर पढ़ने पर क्या प्राप्त होता है? तो क्या होता है? विदेश यात्रा का अधिकार। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। विदेश यात्रा का अधिकार हमारा फंडामेंटल राइट बन चुका है, ठीक है। इसीलिए आर्टिकल 19 क्लॉज 1 डी को आर्टिकल 21 से मिलाकर पढ़ने पर विदेशी यात्रा का अधिकार प्राप्त होता है, ठीक है। आर्टिकल 19(1) डी भ्रमण करने की स्वतंत्रता के अधिकार से तथा आर्टिकल 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। अभी हाल ही की घटना है, अरविंद केजरीवाल जी को मोदी गवर्नमेंट ने सिंगापुर जाने नहीं दिया। ये विदेश यात्रा का अधिकार है, लेकिन जब आपको पता है कि विदेश यात्रा का अधिकार में आपको कोई हानि पहुंचा सकता है, तो गवर्नमेंट का ये फर्ज है कि आपकी सुरक्षा सुनिश्चित करना, ठीक है। इसीलिए उनको रोका गया। यही वाद मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978 के वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्धारित किया कि विदेश भ्रमण का अधिकार मानवीय गरिमा का अभिन्न अंग है, अतः यह व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं जीवन के अधिकार से अधीन एक मूल अधिकार है। यह हमारा फंडामेंटल राइट्स है, यानी विदेश यात्रा का अधिकार। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिकार आपातकाल में छीना नहीं जा सकता? तो वो यही अधिकार है, जीवन का अधिकार। यानी आर्टिकल 21 आपको छीना नहीं जा सकता आपातकाल के समय में भी। आप देख सकते हैं संविधान के आर्टिकल 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण और 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, ये दोनों आर्टिकल इतने इंपॉर्टेंट हैं, यानी आपातकाल के समय भी ये कोलैप्स नहीं किए जा सकते। ये राइट्स आपके हमेशा आपके साथ रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डी राइट आंसर होगा आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मूल अधिकारों के कार्यान्वयन को स्थगित कर सकते हैं? तो कौन सा हो जाएगा? आर्टिकल 359 यानी बी के अंतर्गत। आप देख सकते हैं भारत के राष्ट्रपति को मूल अधिकारों के कार्यान्वयन को स्थगित करने, यानी आर्टिकल 20 और 21 के अतिरिक्त, ठीक है, उन दोनों को छोड़कर का अधिकार अनुच्छेद 359 के अंतर्गत दिया गया है, जबकि आर्टिकल 358 आपात के दौरान अनुच्छेद आर्टिकल 19 के उपबंधों के निलंबन से संबंधित है, और आर्टिकल 356 में राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दिशा में उपबंध किए जाते हैं। यानी राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है जब शासन किसी स्टेट में प्रशासन सही प्रकार से नहीं चल रहा होता है।
अगला है हमारा निवारक निरोध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो निवारक निरोध का संबंध किससे हो जाएगा? ये हो जाएगा पहला और दूसरा। यह संविधान के आर्टिकल 22 में उपबंधित है और एक बार में सरकार हिरासत में लिए गए व्यक्ति को 3 माह तक रोक सकती है। ठीक है, ये प्रिवेंशन टू एक्ट होता है। ये आर्टिकल 22 में इसका एक्सप्लेनेशन किया गया अच्छे से। बाद में जो है आपको जब थ्योरी पोर्शन पढ़ाएंगे उसमें एक्सप्लेन करेंगे आर्टिकल 22 में क्या किया गया है। तो आप अभी इसको पहला और दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं निवारक निरोध के संबंध में संविधान के आर्टिकल 22 में उपबंध है कि निवारक निरोध के अधीन गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों को वह अधिकार तथा संरक्षण नहीं प्रदान किया जाएगा जो सामान्य विधि के अंतर्गत किए गए व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है। यानी निवारक निरोध विधि के अंतर्गत गिरफ्तार किए गए किसी व्यक्ति को तब तक यानी 3 माह से अधिक तक की अवधि के लिए निरोध में नहीं रखा जा सकता है, जो मैक्सिमम टाइम है 3 मंथ्स है। अगला है हमारा भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 का उल्लंघन होता है यदि अभियुक्त पर मुकदमा चलाने में राज्य असाधारण विलंब करता है। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यदि अभियुक्त पर मुकदमा चलाने में राज्य असाधारण विलंब करता है तो ये वायलेशन है 21 का। किसी प्रमाणित पागल को कारावास का दंड दिया जाना। ठीक है, किसी प्रमाणित जो पागल व्यक्ति है उसको प्रमाणित कर दिया कि ये पागल है तो उसको कारावास में दंड दिया जाता है, तो भी आर्टिकल 21 का वायलेंस होगा। और किसी नागरिक का पासपोर्ट अनिश्चित काल के लिए जब्त किया जाता है। ठीक है, ये भी क्या होगा? आर्टिकल 21 का उल्लंघन होगा, क्योंकि विदेश यात्रा का आपका अधिकार जो है फंडामेंटल राइट्स बन गया है। आप देख सकते हैं भारतीय संविधान में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण के संबंध में आर्टिकल 21 में प्रावधान किया गया है। इस आर्टिकल के अनुसार किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जाएगा। यह अधिकार सभी अधिकारों में श्रेष्ठ अधिकार है तथा प्रत्येक व्यक्ति को चाहे वे नागरिक हो या गैर नागरिक प्राप्त है। निम्नलिखित स्थितियों में आर्टिकल 21 का उल्लंघन होता है यदि अभियुक्त पर मुकदमा चलाने में राज्य असाधारण विलंब करता है, किसी प्रमाणित पागल को कारावास में बंद कर देता है, दंड देता है, या किसी नागरिक का पासपोर्ट अनिश्चित काल के लिए जब्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी व्यक्ति को उसके जीवन एवं वैयक्तिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को छोड़कर अन्य किसी प्रकार से वंचित नहीं किया जा सकता। ये भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है? तो ये जीवन के अधिकार से संबंधित है, तो आर्टिकल 21 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं किसी व्यक्ति को उसके जीवन से, ठीक है, तो जीवन का मतलब है राइट टू लाइफ, यानी जीवन का अधिकार आर्टिकल 21 में आता है। बिल्कुल सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार निवारक निरोध द्वारा अवरोधित होता है? तो निवारक निरोध की बात किसमें की गई है? स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, अवरोधित होता है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार निवारक निरोध अधिनियम द्वारा अवरोधित होता है। इसके अंतर्गत किसी व्यक्ति को अपराध करने से पूर्व ही गिरफ्तार किया जाता है, अर्थात वह अपराध ना कर सके, शक के आधार पर उसे गिरफ्तार किया जा सकता है और 3 महीने तक उसे निरोध में रखा जा सकता है। जब कोई व्यक्ति निरुद्ध है तब तक उसके मौलिक अधिकार निलंबित रहेंगे और इसके साथ ही मूल अधिकारों की सुरक्षा हेतु संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी निलंबित हो जाता है। किंतु संवैधानिक उपचारों के अधिकार का निलंबन गौण विषय है, प्राथमिक विषय नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिकल श्रमिकों को पर्याप्त मजदूरी न दिए जाने से अतिलंघित होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, श्रमिकों से संबंधित है। तो इसका आर्टिकल 23 शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लेख किया गया है, जिसमें 24 में बच्चों से है और 23 में श्रमिकों से, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं आर्टिकल 23 क्लॉज 1 के अनुसार मानव का दुर्व्यापार और बेगार इसी प्रकार का अन्य बलात् श्रम प्रतिषिद्ध किया जाता है और इस संबंध में कोई भी उल्लंघन अपराध होगा जो विधि अनुसार दंडनीय होगा। इसलिए यह आर्टिकल इंपोर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद यह उपबंध देता है कि 14 वर्ष से कम किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित, ठीक है, एम्प्लॉयड टू वर्क नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकटमय योजना हैजर्डस एम्प्लॉयमेंट में नहीं लगाया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 24, यानी
आर्टिकल 24 कहता है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसके अनुसार 14 वर्ष से कम उम्र किसी बालक को किसी कारखाने या किसी खान में काम करने के लिए नहीं लगाया जा सकता। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं यूपीपीसीएस मेंस प्री में बहुत बार पूछा गया है। और साथ ही ये आर्टिकल जो है 25, ठीक है, आर्टिकल 25 में भी इसका वर्णन किया गया है कि राज्य 6 वर्ष से कम उम्र के बालकों को जब तक कि 6 वर्ष के पूरे नहीं हो जाते देखभाल और शिक्षा प्रदान करने के लिए उपबंध करने का प्रयास करेगा, ये आर्टिकल 45 कहता है। अगला है हमारा, संविधान में निम्न में से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है? तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों और स्त्रियों के, ठीक है। संविधान क्या करता है? शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है, बच्चों के अधिकार और स्त्रियों के अधिकारों की स्वीकृति के बाद करता है, इसलिए इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं आर्टिकल 23 में भारतीय नागरिकों को शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है, जिसके अनुसार मानव का दुर्व्यापार एवं बलात् लिया गया श्रम निषिद्ध ठहराया गया है, जिसका उल्लंघन विधि के अनुसार दंडनीय अपराध है। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद यानी आर्टिकल 24 में कारखानों, खदानों और किसी परिसंकटमय कार्यों में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को नियोजन पर प्रतिबंध लगाया गया है। आप देख सकते हैं 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, ठीक है, ये क्या है? मूल अधिकार है, ये फंडामेंटल राइट्स है, वर्तमान में समवर्ती सूची का भाग है, इसलिए इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच सभी बच्चों को शिक्षा का मूल अधिकार है। और आर्टिकल 21 क्लॉज क के अनुसार राज्य 6 से 14 वर्ष आयु तक के सभी बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा, जैसा कि विधि द्वारा उपबंधित होता है, समय समय पर जैसा कानून बनाया जाता है उसी के अनुसार। और यह 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का लक्ष्य शिक्षा को मुफ्त एवं अनिवार्य बनाना है, उन बच्चों के अधिकार में निहित हैं जो प्राथमिक स्तर तक के हैं। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं प्राथमिक स्तर के तक के, यानी शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का लक्ष्य क्या है? वो प्राथमिक एजुकेशन से, प्राइमरी एजुकेशन से है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, आप इसे देख सकते हैं, शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का लक्ष्य प्राथमिक स्तर के बच्चों को मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना है। इस अधिनियम के लागू होने से 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के प्रत्येक बच्चे को अपनी नज़दीकी विद्यालय में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा पाने का कानूनी अधिकार मिल गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत सम्मिलित है। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस में वर्णित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला, दूसरा और तीसरा, यानी धर्म का प्रचार करने का अधिकार धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत आता है, और सिखों को कृपाण धारण करने का अधिकार भी बिल्कुल धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है, और राज्यों को समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार भी धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है। धार्मिक निकायों को लोगों का धर्म परिवर्तन का अधिकार इससे संबंधित नहीं है, ये इसमें धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों का वायलेंस है, इसलिए फोर्थ इसमें रॉन्ग हो जाएगा, पहला, दूसरा और तीसरा इसमें राइट हो जाएगा। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन आर्टिकल 25 से 28 के बीच किया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आई होप आपको फंडामेंटल राइट्स समझ में आए होंगे। थैंक यू सो मच।